Hello everyone, welcome back to our channel. तो मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है and we are currently continuing our series for daily answer writing for मेंस 2026. तो जितने भी एस्पिरेंट्स मेंस 2026 में अपना अटेम्प्ट देने वाले हैं, तो उन सभी के लिए पर्टिकुलर सीरीज बहुत क्रूशियल है बिकॉज इसे डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है जहाँ पर आपका मिनिमल टाइम में मैक्सिमम आपको इम्पैक्ट देखने को मिल सके. सो द आइडिया इज कि जहां पर आपको डेली बेसिस पर थीम वाइज एक डॉक्यूमेंट मिलता है, और वो डॉक्यूमेंट कहाँ मिलता है? सिविल्स विद आकाश के टेलीग्राम चैनल पे, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हैं, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा. द पॉइंट इज कि उस डॉक्यूमेंट में आपको उस थीम के पुराने पीवाईक्यूज और कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस मेंशन रहते हैं, राइट? तो उसी तरीके से एथिक्स करंटली चल रहा है, और एथिक्स में हम करंट जो आज की थीम हमारी है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस. आपने बहुत बार इस टर्म के बारे में सुना होगा, पढ़ा भी होगा, जाहिर सी बात है. बट द पॉइंट इज कि इससे किस प्रकार की पीवाईक्यूज आ चुके हैं वो आप ऑलरेडी उस डॉक्यूमेंट में जाके चेकआउट कीजिए. अभी हम 3 क्वेश्चंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस यहां पर करेंगे. द ड्रिल इज वेरी सिंपल. क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, आप उसे समझेंगे और उसके बाद फाइनली उसके आंसर लिखेंगे. आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा. देन विल डिस्कस दैट हाउ दैट क्वेश्चन कुड हैव बीन आंसर्ड. दैट इज अ सिंपल वे जिसके तरीके से मिनिमल टाइम में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, आपको फीडबैक भी मिल जाए. दैट इज हाउ आपका जो अभी कीमती समय चल रहा है उसको हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकें. उसी आइडिया के बेसिस पर यहां पर इसे रखा गया है. ऑलराइट, तो बिना समय वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस से यहां पर होने वाला है. वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 क्वेश्चंस ऑन इट, राइट? सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर हियर. आई होप सभी को ये क्वेश्चन यहां पर दिखाई दे रहा हो, बट फिर भी मैं आपके लिए इसे थोड़ा डिक्टेट करता हूं. आई क्यू गेट्स यू थ्रू द डोर, ई क्यू डिटरमाइंस हाउ फार यू गो वंस इनसाइड. डिस्कस द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ ई क्यू एंड आई क्यू फॉर लॉन्ग टर्म करियर सक्सेस. ये सिंपल सा सवाल यहां पर आपके लिए रखा गया है. ई क्यू और आई क्यू के बारे में बात करने के लिए आपको कहा गया है. देखिए, अब इस सवाल का जो पहला कोट है, आई थिंक सभी को समझ में आई होगा कि ये कहना चाह रहा है कि भैया आईक्यू के चलते आप एंट्री तो ले लेते हो, बट ईक्यू है जो कि ये डिसाइड करता है कि आप अगर किसी करियर पाथ पर चढ़ चुके हो, उसकी शुरुआत कर चुके हो, तो उस करियर पाथ में कितना लंबा, कितने दूर तक आप जाएंगे, वो ईक्यू यहाँ पर डिसाइड करे. तो उसके बारे में आपको डेफिनेटली बात करनी पड़ेगी इन दोनों के ही कंटेक्स्ट में. ऑलराइट, तो सिंपल सा सवाल है. 10 मिनट का टाइमर हम शुरू करते हैं ताकि आप अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जो भी आंसर यहां पर लिखना चाहते हो तो उसे लिखें. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. फिर हम इसे डिस्कस करेंगे आफ्टर 10 मिनट्स. ऑल राइट.
ऑलराइट, तो आई होप सभी ने इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट किया हो. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन अराउंड इट कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन को किस तरीके से लिखा जा सकता है और क्या स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉलो किया जा सकता है. बट बिफोर डायरेक्टली जंपिंग इनटू हाउ इट कुड हैव बीन रिटन, लेट अस आइडेंटिफाई कि यहाँ कौन से कीवर्ड्स हैं जिनके बेसिस पर क्वेश्चन को हम स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं. ऑलराइट, थोड़ा ढूंढते हैं उन कीवर्ड्स को. पहली बात तो यहाँ पर आपके दो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर पूरा क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, दैट इज EQ एंड IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन एंड इमोशनल क्वेश्चन. राइट, अब इंटेलिजेंस क्वेश्चन किस तरीके से आप समझाते हो और इमोशनल क्वेश्चन के कैसे रिलेट कर पाते हो, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि इंट्रोडक्शन में ही डिसाइड कर देगी कि आप इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, इस क्वेश्चन को कितने अच्छे से समझ पाए हो. राइट, फिर कहते हैं डिस्कस द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ EQ एंड IQ फॉर लॉन्ग टर्म करियर सक्सेस. तो बेसिकली दोनों की इंपॉर्टेंस को भी यहाँ पर डिस्कस करना है. राइट, अब यहाँ पर दो चीजें क्या हो सकती हैं, एक जिसने दोनों ही EQ और IQ को एज अ टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन ट्रीट किया हो और दोनों को ही साथ लेके चला हो. राइट, या ये भी चांसेस होते हैं कि किसी ने यहाँ पर EQ और IQ को दोनों को ही अलग अलग तरीके से कंसिडर किया हो कि भैया दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है, एक तरीके से राइवल्स हैं. तो ऐसा नहीं है, है ना. दे बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. राइट, तो वही चीज हमें ध्यान रखनी है और वही चीज हमें अपने आंसर के इंट्रोडक्शन में भी यहाँ पर मेंशन करनी है, जहां पर हम बेसिकली क्या बताएंगे कि किस तरीके से IQ यहाँ पर डिफाइन करेंगे, EQ यहाँ पर डिफाइन करेंगे. IQ की डेफिनेशन में आप इजीली कह सकते हो कि भैया आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी है एनालिटिकल रीजनिंग करने की, लॉजिकल थिंकिंग करने की, एंड कहीं ना कहीं अपनी मेमोरी रिटेन करने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की. राइट, ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट EQ, तो यहाँ पर आपकी ये वो एबिलिटी है जहां पर आप अपने इमोशंस को समझ पाते हो, उन्हें कंट्रोल कर पाते हो, उन्हें नेविगेट कर पाते हो, एज वेल एज आप बाकियों के इमोशंस को भी समझ पाते हो और उस सिचुएशन को एक तरीके से इंप्रूव करने की कोशिश करते हो. राइट, कि जहां पर आपके अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन है. ऑलराइट, मतलब आप इस केस में चाहे अगर डैनियल गोलमैन की भी डेफिनेशन देना चाहो तो वो भी आप यहां पर डेफिनेटली दे सकते हो. ऑलराइट, अब बात क्या आती है कि सिर्फ और सिर्फ डिफाइन करने से बात नहीं बनेगी. डिफाइन करने के अलावा यहां पर यह भी बताना पड़ेगा दैट द स्टेटमेंट इज करेक्टली आइडेंटिफाइंग दैट IQ इज समहाउ इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर टू स्टार्ट, है ना, कि जहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज गेन करनी है. बट व्हेन इट कम्स टू EQ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आपका करियर किस तरीके से आगे बढ़ेगा. राइट, अब ये चीज अगर आपने डिस्कस कर ली, यहां पर इंट्रोडक्शन में बता दी, तो एग्जामिनर को एक चीज पता लग जाएगी कि आपको भी पता है कि भैया EQ और IQ तो अलग अलग चीजें नहीं है, ये एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं एंड दोनों की ही यहां पर आवश्यकता है किसी भी व्यक्ति के सक्सेसफुल करियर के लिए. दैट इज द आइडिया जिसके बेसिस पर आपको भी अपना आंसर यहां पर पेन डाउन करना है. राइट, अब इतनी चीज बता दी, फिर अब आप सिग्निफिकेंस ऑफ IQ यहां पर बताओगे, जाहिर सी बात है. अब सिग्निफिकेंस ऑफ IQ में सबसे पहले आप कह सकते हो कि भैया कि जितने भी आपकी रिक्रूटमेंट सिस्टम है, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन सिस्टम जितना भी है, वो प्राइमरीली डिजाइन ही कॉग्निटिव एबिलिटी के लिए हुआ है. वो प्राइमरीली डिजाइन ही कॉग्निटिव एबिलिटी के हुआ है. आप ये भी सकते हो कि भैया जितना भी आपका रिक्रूटमेंट सिस्टम या सिलेक्शन सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं कॉग्निटिव एबिलिटी को ही रिवॉर्ड देता है ना. अब उसके उसमें डायरेक्टली एग्जामिनेशन, जिस एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, UPSC, IIT JEE, है ना, नीट, इन सभी को यहां पर मेंशन कर दो. कैट हो गया, कि कहीं ना कहीं आपकी कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस को यहां पर वो रिकॉग्नाइज करते हैं. सेकंड, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि जो आपकी टेक्निकल कॉम्पिटेंस है, जो कि IQ के थ्रू हम यहां पर समझ पाते हैं, जो टेक्निकल कॉम्पिटेंस है वो इंडिस्पेंसिबल है, आप उसको जाने नहीं दे सकते. इट इज समथिंग जिसके बिना बात नहीं बनेगी, है ना. इट इज समथिंग जो कि बिना उसके बात नहीं बनेगी. दैट एवरी प्रोफेशन रिक्वायर्स अ सर्टेन लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी और टेक्निकल कॉम्पिटेंस, जिसके चलते आप उस प्रोफेशन को वहां पर कैरी आउट भी कर पाओगे. इंटेलेक्चुअल एबिलिटी वहां पर होनी चाहिए. राइट, अब इस केस में आप E श्रीधरन का यहां पर एग्जांपल दे सकते हैं कि भैया इंजीनियरिंग एबिलिटी थी तभी जाके मेट्रो मैन ऑफ द कंट्री यहां पर कहलाए जाते हैं. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का आप यहां पर एग्जांपल दे सकते हैं.
है ना, कि इनके अंदर वो टेक्निकल कॉम्पिटेंस था, तभी इन्होंने अपनी अपनी फील्ड्स में वहां पर काम करना शुरू किया और अच्छे से एक्सेल भी किया, राइट। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कहीं ना कहीं जो आपका आईक्यू है वो क्या करता है, इट ऑल्सो एस्टैब्लिशेस क्रेडिबिलिटी। इट एस्टैब्लिशेस क्रेडिबिलिटी, राइट, कि जहां पर आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है और लोग आपको उस तरीके से रिकॉग्नाइज करना भी शुरू करते हैं, एंड आपकी एक पर्टिकुलर किसी भी पॉलिसी इनिशिएटिव में उतनी सुनवाई भी की जाती है। अब इसमें भी आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जांपल, जैसे यहाँ पर ई श्रीधरन का दे दिया, यहाँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का दे दिया, दैट ही वाज कॉल्ड द पीपल्स प्रेसिडेंट फॉर सम वन रीजन, है ना। अब बात आती है यहाँ पर अगले पॉइंट की। अब यहाँ पर हमें ईक्यू को भी बताना है कि भैया ईक्यू की क्या सिग्निफिकेंस है, EQ की किस तरीके की सिग्निफिकेंस है, राइट। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आप यही बताएंगे कि भैया जो लीडरशिप है उसके लिए आपको EQ की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट। बिना EQ के लीडरशिप कंटिन्यू करना या लीडरशिप को मेंटेन करना या लीडरशिप को इफेक्टिवली वहां पर रन करना, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क, यू कैन नॉट बी डूइंग इट। दैट वंस कॉम्पिटेंस, जो आपकी टेक्निकल कॉम्पिटेंस है वो कॉमन बन जाती है, तो उस केस में करियर प्रोग्रेशन आपका टीम्स को लीड करने में आता है ना। और टीम्स को लीड करने के लिए आपको EQ की भी यहां पर जरूरत पड़ेगी। जैसे गूगल का, इसमें आप जो एग्जांपल यहां पर दे सकते हो, इट इज गूगल्स प्रोजेक्ट ऑक्सीजन। नाउ इन दिस प्रोजेक्ट ऑक्सीजन इन्होंने क्या पाया कि जो सक्सेसफुल मैनेजर्स हैं वो अपनी टेक्निकल एबिलिटीज के थ्रू ही वहां पर डिस्टिंग्विश नहीं किए जाते, या टेक्निकल ब्रिलियंस के थ्रू ही वहां पर वो अपना काम नहीं करते, बट इट इज अबाउट देयर कोचिंग एबिलिटी, कि वो बाकियों को किस तरीके से सिखा पा रहे हैं, उसके बेसिस पर उनकी सक्सेसफुलनेस वहां पर सामने आती है, कि उनका कम्युनिकेशन कैसा है, उनका एम्पैथी कैसी है, उनकी सोशल स्किल्स कैसी हैं, एंड दैट इज हाउ दे हैव बीन एबल टू लीड टीम्स ऑफ वेरियस मेंबर्स ऑफ वेरियस डाइवर्स बैकग्राउंड्स, एंड उसके चलते वो सक्सेस वहां पर अचीव कर पाते हैं। तो इस चीज को आप डायरेक्टली कोट करके अपना पॉइंट यहां पर जस्टिफाई कर देंगे। सेकंड पॉइंट पर आप यहां पर क्या कह सकते हैं कि भैया इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के केस में डेफिनेट सी बात है दैट यू विल नीड एम्पैथी, है कि नहीं, एंड मोर ओवर स्टेक होल्डर मैनेजमेंट भी आपको यहां पर चाहिए रहेगा। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट भी आपको यहां पर चाहिए रहेगा। दैट लॉन्ग टर्म सक्सेस डिपेंड्स अपॉन दीज पर्टिकुलर फैक्टर्स, राइट, कि जहां पर आप एक डाइवर्स इंटरेस्ट वाले लोगों को अच्छे से कंटिन्यू कर सकें। अब इसका बड़ा ही प्रोमिनेंट एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो आप डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन का यहां पर एग्जांपल दे सकते हैं। कौन थे ये, जिनके द्वारा अमूल को एस्टैब्लिश नहीं किया गया, बट अमूल जो आज के समय पे जो ब्रांड है उसके पीछे इन्हीं का हाथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ही वाज नॉट जस्ट समवन जिसने डेयरी सेक्टर को यहाँ पर ट्रांसफॉर्म किया, it is not just about that. He was the one who had played a very foundational role in creating of one of the large scale cooperatives that we see in India. And how had he been able to do it? He was an engineer, he was a basically उनकी टेक्निकल कॉम्पिटेंस यहाँ पर थी, राइट, बट द पॉइंट इज उन्होंने टेक्निकल कॉम्पिटेंस के बल पे ये सब कुछ बड़ा नहीं किया है। हाँ बिल्कुल उसके आधार पर उन्होंने शुरुआत जरूर करी है, उसके आधार पर उन्होंने अपना काम जरूर शुरू किया है, बट व्हेन इट केम टू बिल्डिंग एन इंस्टीट्यूशन लाइक एन अमूल, तो उस केस में इनके द्वारा फार्मर्स के साथ भी काम करना है, ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी काम करना है, पॉलिटिशियंस के साथ भी काम करना है, अपनी जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनके साथ भी यहाँ पर काम करना है। तो उस केस में डेफिनेटली इस प्रकार का इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत ज्यादा क्रूशियल था, जिसके चलते वो आज के समय में अमूल इतना बड़ा ब्रांड यहाँ पर बन चुका है, कोऑपरेटिव मूवमेंट का एक फ्रंट लीडर है, एक प्राइम एग्जांपल है, राइट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आप यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हो। अगला पॉइंट आप यहां पर कह सकते हो कि भैया जो ग्रेट लीडर्स भी होते हैं वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं थ्रू एम्पैथी, राइट। अब इस केस में आप किसका एग्जांपल देते हो भैया, सत्या नडेला का। उन्होंने बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट का जो पूरा कल्चर था उसे यहां पर एक तरीके से मेजर चेंजेस वहां पर लेकर आए वो, है ना। बहुत ही कॉम्पिटिटिव माहौल था, उसको थोड़ा सा
इम्प्रूव किया, टीम बिल्डिंग के ऊपर फोकस किया, एम्पैथी के ऊपर फोकस किया, कोलैबोरेशंस के ऊपर फोकस किया, ग्रोथ माइंडसेट लेकर आया, जिसके चलते चेंजेस वहां पर लेके, ताकि लर्निंग और लेट्स से ग्रोथ का एक फ्रेमवर्क वहां पर डेवलप किया जा सके. दैट इज हाउ यू कैन बेसिकली पेन डाउन योर पॉइंट्स, राइट. अ वेरी वेरी फंडामेंटल पॉइंट, जिसके बिना शायद आपका ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका रिलेशनशिप ड्रिवन है. यू कैन नॉट बी एंगेज इन अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करियर बट नॉट हैविंग दोज काइंड ऑफ क्वालिटीज जहां पर आप रिलेशनशिप्स बिल्ड ना कर पाओ. तो वेरी वेरी फंडामेंटल थिंग दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज रिलेशनशिप ड्रिवन, है ना. एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए अपनी उस डिस्ट्रिक्ट में काम करने के लिए वेरियस लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, जिसके लिए उनको एक्टिव लिसनिंग डेवलप करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं लोगों के इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना डेवलप करना पड़ेगा, नेगोशिएशंस करनी पड़ेंगी, इमोशन रेगुलेशन लाना पड़ेगा, और वो सभी चीज़ें ईक्यू के थ्रू ही यहाँ पर आती हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप ये भी कह सकते हैं कि जितने भी इमोशनली इंटेलिजेंट लीडर्स रहे हैं, हिस्ट्री भी उसे यहाँ पर याद रखती है ना. हिस्ट्री रिमेंबर्स इमोशनली इंटेलिजेंट लीडर्स. जैसे इस केस में आप नेल्सन मंडेला का नाम लिख सकते हैं, राइट. दैट इज हाउ यू कैन बेसिकली डिजाइन योर आंसर. और इस प्रकार से आप दोनों ही पहलुओं की यहाँ पर बात करके एक एक पॉइंट यहाँ पर रख लेंगे, भैया दोनों ही चीजें आपस में एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री की. एंड द वन हैंड वहाँ पर जो आपका IQ है, इट रिमेन्स असेंशियल, आपकी पूरी करियर में भी रहेगा, नॉट जस्ट इन द फुट इन द डोर, बट पूरे करियर में भी रहेगा आपकी, टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, राइट. यू विल नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ IQ, राइट. उसके बियॉन्ड, चाहे वो आपकी लीगल एस्पेक्ट से हो, फाइनेंशियल एस्पेक्ट से हो, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से हो, सभी केसेस में आपको लगेगा. एंड EQ बिना कॉम्पिटेंस के फिर आपकी एक इनइफेक्टिव लीडरशिप बिल्ड करता है, कि वहां पर लीडरशिप तो रहेगी बट अगेन कॉम्पिटेंस नहीं है, तो उसको पता नहीं रहेगा भैया करना क्या है. तो दोनों की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी, दोनों के थ्रू यहाँ पर काम किया जा सकता है. तो वही पॉइंट आप अपने कंक्लूजन में मेंशन करके इस आंसर को यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं. ऑलराइट, क्लियर है. तो आई होप सभी की एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पर आंसर किया जा सकता था. आई एम लिविंग द कंक्लूजन टू यू बिकॉज आई थिंक एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बन चुकी है कैसे हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर आंसर कर सकते थे. Let's discuss the another question, a very very important one with respect to the current dynamics, with respect to the contemporary conditions in Indian society, जहां पर बात की जा रही है that India's National Education Program 2020 calls for greater social emotional learning in schools, partly in response to perceived decline in empathy and emotional resilience in the young people. Right? Critically examine the reasons responsible for this decline and assess that school-based interventions alone can reverse it. ऑलराइट, तो ये सिंपल सा सवाल अब आपके लिए यहाँ पर रखा गया है. थोड़ा सोचिए इस चीज़ के बारे में, आंसर कीजिए. विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सवाल को भी वहाँ पर आंसर किया जाता है. एंड असेस वेदर यहाँ पर आएगा, मैं माफ़ी चाहूँगा. एंड असेस वेदर दैट स्कूल बेस्ड इंटरवेंशन अलोन कैन रिवर्स इट. ऑलराइट, थिंक अबाउट इट, टेक योर टाइम, थोड़ा अच्छे से समझिए इस चीज़ को. बट आई वुड वांट कि जितने भी लोग इस सेशन को यहाँ पर देख रहे हैं वो जरूर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मारें. जस्ट बिकॉज डिफिकल्ट है इस वजह से इस क्वेश्चन को यहाँ पर छोड़ना नहीं है. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि भैया हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और उसमें आपका जो पार्टिसिपेशन रहेगा वही डिसाइड करेगा कि आप किस तरीके से मेंस में भी वहाँ पर अपने आंसर्स लिख पाते हैं. टाइम आपका शुरू हो चुका है. ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए. ओके.
चलिए, सो आई होप सभी ने इस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर लिया हो। लेट्स बिगिन द डिस्कशन पार्ट। राइट, क्वेश्चन देखने में बहुत लंबा लग रहा है तो जाहिर सी बात है आपके मन में बहुत सारे सवाल आए होंगे कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है। बट एक बात मैं आपको समझाता हूँ और समझने की कोशिश भी कीजिएगा। जितना क्वेश्चन लंबा हो जाता है ना, उतना ही उसमें पता लग जाता है कि एग्जैक्टली लिखना क्या है। इट इज़ द छोटे क्वेश्चन जिनसे थोड़ा सा डर लगता है कि एग्जैक्टली अब इसकी डिमांड क्या है, जहाँ पर सिर्फ एक कोड छोड़ लिख के छोड़ दिया जाए, फिर वहाँ पर आपको बताया ना जाए कि क्या करना क्या उसमें। राइट, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कह रहे हैं कि इंडियाज एनईपी 2020 कॉल्स फॉर ग्रेटर सोशल इमोशनल लर्निंग इन स्कूल्स पार्टली इन रिस्पॉन्स टू परसीव्ड डिक्लाइन इन द एम्पैथी एज वेल एज इमोशनल resilience in young people. Critically examine the reasons जो कि responsible इस decline के लिए and assess whether the school based interventions alone can reverse it. तो यहाँ पर बेसिकली क्या कह रहे हैं कि जो नए बच्चों में कह लीजिए, यूथ में कह लीजिए, जिस तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस का डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो क्या उस केस में इंडिया का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जिस सोशल इमोशनल लर्निंग की बात की गई है, क्या वो उसे रिजॉल्व कर सकती है? क्या उसे वो उस कंसर्न को हैंडल कर सकती है? एंड वेदर दैट स्कूल बेस्ड इंटरवेंशंस अलोन कैन रिवर्स इट, कि जो हम रिवर्सल किस चीज का चाहते हैं, फॉर द डिक्लाइन इन इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशनल रेजिलियंस, जो डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, क्या स्कूल बेस्ड इंटरवेंशन अकेले से उसको हैंडल कर सकती हैं? ये क्वेश्चन की कोर डिमांड है। कीवर्ड्स की बात करें तो यहाँ पर आपका इंडिया की एनईपी 2020 सोशल इमोशनल लर्निंग के बारे में बात की गई है, डिक्लाइन इन एम्पैथी एज वेल एज इमोशनल रेजिलियंस की बात की गई है। राइट, इसी के अराउंड अब हमारा स्ट्रक्चर भी यहां पर बिल्ड होगा। तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम यहां पर किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे? पहली बात तो आप डायरेक्टली जाके जंप नहीं कर जाओगे भैया क्या क्या रीजंस, आप थोड़ा सा बताइए कि भैया सोशल इमोशनल लर्निंग किसे कहा जाता है? सोशल इमोशनल लर्निंग किसे कहा जाता है? इट रेफर्स टू द process of developing competencies like empathy, right? Let's say self-awareness, emotional regulation, responsible decision making, right? And relationship management, है ना? ये आपका social emotional learning है कि जहाँ पर आप सोसाइटी के साथ किस तरीके से रहना है, अपने इमोशंस को कैसे यहाँ पर आपको नेविगेट करना है, उन्हें कंट्रोल तो नहीं कहूँगा, सप्रेस भी नहीं कहूँगा, बट कैसे उन्हें रेगुलेट करना है, दैट इज समथिंग जो कि सोशल इमोशनल लर्निंग में यहाँ पर बात रखी जाती है। राइट, तो आपने पहले तो इस चीज के बारे में थोड़ा सा बता दिया। फिर आप आगे कि भैया विद रिस्पेक्ट टू द डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ सोशल, और लेट्स से विद रिस्पेक्ट टू द डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ इमोशनल रेजिलियंस और इमोशनल इंटेलिजेंस अमंग द यंग पीपल, दैट इज व्हाई एनईपी 2020 calls out for adopting this practice in the schools itself, है ना? अब वहां पर एनईपी 2020 क्या बोलते हैं कि हमें होलिस्टिक एजुकेशन के ऊपर काम करना है, जिसमें हम एससीएल जैसे कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करेंगे हमारे करिकुलम में, एंड ताकि इन कंसर्न्स को रिजॉल्व किया जा सके। राइट, तो ये आपकी इंट्रोडक्शन का पार्ट यहां पर हो गया। फिर आएगी बात कि भैया रीजंस क्या हैं डिक्लाइन होने के। रीजंस क्या है डिक्लाइन होने के? तो सबसे बड़ा रीजन तो आपका डिजिटलाइजेशन ही यहां पर बन चुका है कि नहीं? कि जहां पर एक्सेसिव स्क्रीन एक्सपोजर यहां पर देखने को मिल रहा है। राइट, कांस्टेंट स्मार्टफोन यूज देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कंसर्न्स यहां पर हाईलाइट किए गए हैं। इवन एमआईटी रिसर्चर्स, आप डायरेक्टली कोट भी कर सकते हैं, शर्ली टकल। अब शर्ली टकल यहाँ पर क्या कहते हैं अपनी रिक्लेमिंग कॉन्वर्सेशन में? उन्होंने पॉइंट रखा दैट एक्सेसिव डिजिटल एंगेजमेंट डिमिनिशेस एम्पैथी, कि आपकी एम्पैथी को डिमिनिश कर देता है, एंड कहीं ना कहीं लोग जेन्युइन कॉन्वर्सेशंस कर ही नहीं पाते। राइट, अब इसी केस में ना, जैसे आपकी डिजिटलाइजेशन केस में ना, सारे पॉइंट्स यहाँ पर डाल दो। जो आपका एक कॉन्स्टेंट स्मार्टफोन यूजेज है ना, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन आपकी यहाँ पर खत्म हो रही है। राइट, मोर ओवर एल्गोरिदम बेस्ड जो आपका सोशल मीडिया है ना, जो आपके इको चैम्बर्स वहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं, एल्गोरिदम ड्रिवन इको चैम्बर्स वहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका पर्सपेक्टिव टेकिंग की जो एक एबिलिटी होती है वही खत्म होती जा रही है। आप किसी और का पर्सपेक्टिव सुन नहीं पा रहे, आपको बार बार वही कंटेंट देखने को मिल रहा है जो आपको पसंद है, जिसके साथ आपको लगता है कि अच्छा पूरी दुनिया भी
इसी प्रकार से चलती है शायद। हाँ मैं सही हूँ अपनी जगह पे, बाकी सभी लोग वहां पर गलत है, राइट। एंड मोर ओवर आपकी इफेक्टिव जो आपकी इमोशनल रेगुलेशन होनी चाहिए वो भी एक्सेसिव स्क्रीन कवरेज की वजह से या एक्सपोजर की वजह से वो भी हमारे डिक्लाइनिंग ट्रेंड में देखने को मिलती है। तो पहला पॉइंट तो आप ये बता देंगे। दूसरा भैया फैमिली स्ट्रक्चर्स जो चेंज हो रहे हैं, क्योंकि जितनी भी ये फंडामेंटल और फाउंडेशनल वैल्यूज हैं कहीं ना कहीं फैमिली के थ्रू ही हमें बढ़ती हुई देखने को मिलती है। अब पॉइंट यहां पर क्या है कि जिस प्रकार से अर्बनाइजेशन और न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है, अर्बनाइजेशन प्लस न्यूक्लियर फैमिली, अर्बनाइजेशन प्लस न्यूक्लियर फैमिली। अब इस केस में यहां पर हमारा पॉइंट क्या था कि आपकी जॉइंट फैमिलीज की डिक्लाइन की वजह से इंटरजनरेशनल जो ट्रेनिंग होती थी अब वो यहां पर होनी बंद हो चुकी है, वो लर्निंग कम हो चुकी है। डुअल इनकम हाउस होल्ड्स में हम क्या देख रहे हैं कि भैया इमोशनल कॉन्वर्सेशंस करने का टाइम ही नहीं, दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, बच्चे अपना बस ट्यूशंस या कोचिंग क्लासेस स्कूल बस इन्हीं चीजों में इन्वॉल्व है, आपस में कुछ बात हो ही नहीं पा रही है, राइट। एंड कहीं ना कहीं आप इसमें कह सकते हो कि भाई ट्रांस जो एक मेजर रोल पहले प्ले किया जाता था, दैट रोल यूज टू बी प्लेड बाय द ग्रैंड पेरेंट्स, है ना, जहां पर ग्रैंड पेरेंट्स बेसिकली अपने जो भी ऐसे वर्च्यूज हैं कंपैशन के, पेशेंस के, कोऑपरेशन के, उन वर्च्यूज को अपने बच्चों में बेसिकली इनकलकेट करने की कोशिश करते थे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स में इनकलकेट करने की कोशिश करते थे, वो शेयर्ड लिविंग के थ्रू ही वहां पर आता था। बट जिस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं वो चीज भी हमें देखने को नहीं मिल रही। फिर आएगा यहां पर जो आपका कंपटीशन का माहौल, कॉम्पिटेटिव एग्जाम कल्चर। सीधा सीधा आप कोटा को यहां पर कोट कर दो कि कोटा की जो कोचिंग एकेडमी का स्ट्रक्चर है, कोटा की जो कोचिंग इंडस्ट्री और कोचिंग इकोसिस्टम जो है वहां पर हम क्या देखते हैं कि बच्चे बस आपस में कंपीट करते जा रहे हैं एंड उनके बीच उस प्रकार का जो एक जो बचपना होना चाहिए वो बचपना ही मिसिंग है ना। कितने सारे सुसाइड केसेस हमें वहां पर देखने को मिल रहे हैं एंड फेलियर अगर बढ़ रहा है तो उस फेलियर को एक बहुत ही नेगेटिव सेंस में लिया जा रहा है और जो कि हर कोई लेता भी है, जाहिर सी बात है। बट द पॉइंट इज कि वो उम्र नहीं है कि वो इतना सारा प्रेशर वहां पर लें। देयर हैज टू बी अ पर्टिकुलर सिस्टम जहां पर उन बच्चों में, खासकर जो अपने 10th के बाद एकदम से या 8th के बाद एकदम से अपने कॉम्पिटिटिव की लड़ाई लड़ने में लग जाते हैं, उनके लिए बहुत क्रूशियल है कि भैया वो अपने अंदर इस प्रकार की एक सोशल इमोशनल लर्निंग वहां पर बिल्ड करें। नहीं तो उनके लिए शायद करियर में शायद वो आगे बढ़ भी जाएंगे बट वो बहुत आगे तक लीड नहीं कर पाएंगे, वो आईक्यू ईक्यू वाली पॉइंट यहाँ पर आ जाएगी, राइट। एंड मोर ओवर स्कूल्स भी किस चीज को रिवॉर्ड कर रहे हैं, कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसी के ऊपर कंप्लीट फोकस यहाँ पर जा रहा है ना। तो एक्सेसिव प्रेशर यहाँ पर बिल्ड होता हुआ देखने को मिल रहा है। फोर्थ पॉइंट कि कम्युनिटी की जो एंगेजमेंट है वो वीक पड़ चुकी है बिल्कुल ही, कि लोगों का अब है ही नहीं। अर्बन लाइफस्टाइल्स ने बिल्कुल ही आपकी आपस में किसी के साथ काम करना या आपस में किसी के साथ कोई इंटरेक्शन करना, अपॉर्चुनिटीज कोलैबोरेटिव लर्निंग की कंप्लीटली डिक्लाइन कर दी है ना। ड्यूरिंग द नेचुरल डिजास्टर जैसे कि 2018 में केरला फ्लड्स में हमें देखने को मिले, तो उसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ही दिखा पाई कि भैया किस तरीके से एम्पैथी रही और लोगों ने एक दूसरे की सहायता करके वहां से बाहर निकाला एक दूसरे को, है ना, अब एक दूसरे की हेल्प करी वहां पर। तो कम्युनिटी एंगेजमेंट क्यों नहीं हो रही? बिकॉज अर्बनाइजेशन की वजह से वो कॉन्सेप्ट ही खत्म होता जा रहा है। लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं, अपनी एक इंडिविजुअल लेवल पर अपनी अपनी छोटी छोटी सिटीज वहां पर बिल्ड कर रहे हैं कि अच्छा ये मेरा शहर है। मतलब उनका अपना शहर कहने का मतलब क्या है कि वो उनका फ्लैट ही उनका अपना शहर है ना, उसी में जितने 3-4 लोग हैं वही उनके वहां के नागरिक हैं, दैट्स इट, है ना। वो किसी और से कुछ इंटरेक्ट नहीं कर रहे, ऑफिस जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, फिर उसी फ्लैट में वहां पर रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें डिक्लाइनिंग फैक्टर में लेके जाती है। और एक और पॉइंट अगर आपको डालना हो, आप कंज्यूमरिज्म का भी पॉइंट यहां पर डाल सकते हो, ऑल्सो द इंडिविजुअलिज्म, ये भी बढ़ता ही जा रहा है, राइट। इस पॉइंट को भी आप डाल सकते हो कि सक्सेस इंक्रीजिंगली आपकी सिर्फ और सिर्फ अचीवमेंट से ही मेजर की जा रही है, राइट। नाउ द पॉइंट कि आपने एक फर्स्ट पार्ट यहां पर आंसर का डिस्कस कर लिया जहां पर आपको एग्जामिन करने थे रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन। हमने 5 रीजन यहां पर दिए हैं, एग्जांपल्स के साथ इसे कोट कर दिए। आप चाहे 3 भी पॉइंट लिखोगे तब भी आपके क्वेश्चन, या 4 पॉइंट भी लिखोगे तो क्वेश्चन की डिमांड सफिशिएंटली यहां पर पूरी हो जाएगी। नाउ द पॉइंटर्स जो कि सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यहां पर रखा गया है, जो कि कहता है कि क्रिटिकली एग्जामिन तो हो गया,
एंड असेस वेदर द स्कूल बेस्ड इंटरवेंशंस अलोन कैन रिवर्स इट, कि क्या सिर्फ और सिर्फ स्कूल बेस्ड इंटरवेंशंस इस पूरे कंसर्न को एड्रेस कर सकती हैं। तो डेफिनेटली स्कूल्स के द्वारा क्रूशियल रोल तो प्ले किया जाएगा। जो स्कूल्स हैं दे विल डेफिनेटली प्ले अ क्रूशियल रोल। वो क्रूशियल रोल किस तरीके से कहेंगे कि कहीं ना कहीं जो आपका एनईपी है 2020 वो एससीएल को इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहा है। इस चीज को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का पॉइंट क्या है कि जहां पर जो कंसर्न्स उनको एड्रेस करने के लिए स्कूल एजुकेशन विल प्ले अ वेरी वाइटल रोल फॉर इट, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्कूल्स कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर्ड अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं एम्पैथी इनकलकेट करने के लिए। It provides a structured opportunities for empathy। किस तरीके से कि भी आपके जो क्लासरूम प्रोजेक्ट्स होते हैं, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स होता है, आर्ट्स होता है, उन सभी में मतलब बच्चे आपस में मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे से बॉन्ड करते हैं, दूसरे के इमोशंस को समझ पाते हैं। अब इसी केस में जो दिल्ली गवर्नमेंट का हैप्पीनेस करिकुलम 2018 का था, उसने माइंडफुलनेस, रिफ्लेक्शन, हैप्पीनेस क्लासेस, इन सभी की इंट्रोडक्शन करने की बात करी ताकि क्लासरूम बिहेवियर अच्छा हो सके, इमोशनल अवेयरनेस अच्छी हो सके। तो ये पॉइंट्स आप डेफिनेटली अपने इस पॉइंट में यहाँ पर डाल दीजिएगा कि दिल्ली का जो हैप्पीनेस करिकुलम था, राइट। आप इस पॉइंट को जरूर यहां पर रखिएगा, हैप्पीनेस करिकुलम ऑफ 2018, राइट। अच्छा, उसके अलावा स्कूल्स और क्या रोल प्ले करेंगे? अगेन टीचर्स तो आपके इमोशनल लीडर्स का रोल प्ले करेंगे, इमोशनल रोल मॉडल्स का रोल प्ले करेंगे कि टीचर्स अगर अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं, नेविगेट कर पा रहे हैं, रेगुलेट कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वही चीज बच्चे भी यहां पर सीखेंगे, राइट। तो ये पॉइंट्स आप डेफिनेटली यहां पर लिखते हुए कहोगे कि हाँ जी स्कूल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज व्हाट, कि व्हाई स्कूल्स आर नॉट इनफ। अगेन स्कूल्स आर नॉट इनफ। किस तरीके से? बिकॉज लिमिटेड एक्सपोजर है ना, दिन के 5 से 6 घंटे ही है जो कि स्कूल में है। एट द एंड ऑफ द डे बच्चा तो फिर अपनी बाकी पब्लिक लाइफ में वापस जा ही रहा है ना, 5 से 6 घंटे के बियॉन्ड तो फिर अपने घरों तक जा ही रहा है। तो अकेला स्कूल लर्निंग को बोलें कि भैया वही इस पूरे कंसर्न को रिजॉल्व कर सकता है, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, राइट। एंड मोर ओवर कहीं ना कहीं जो फैमिली एज वेल एज लेट्स से जो उनका सोशल सर्कल है, जो पीयर ग्रुप है, उनका रोल बहुत डिसाइसिव है। तो फैमिली का रोल डेफिनेटली डिसाइसिव रहेगा, है ना। स्कूल में भैया बच्चा एम्पैथी सीख रहा है, घर जाके देख रहा है कि भैया उस प्रकार के डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स वहां पर चल रहे हैं, तो फैमिली एनवायरनमेंट विल प्ले अ वेरी मेजर रोल इन इट। एंड मोर ओवर जो आपका डिजिटल इकोसिस्टम है वो तो स्कूल के कंट्रोल के बियॉन्ड है ना, दैट इज ऑल्सो द पॉइंट। डिजिटल इकोसिस्टम इज, उसके बाद तो वो जो मर्जी करता रहे। अब वही चीज अगर वहां पर रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा तो कैसे काम चलेगा, राइट। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमें यहाँ पर समझना है। अब जैसे इस केस में जो एनईपी यहाँ पर बात कर रहा है सोशल इमोशनल लर्निंग की, जिसके चलते वो होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहते हैं, राइट। बट द पॉइंट इज कि अकेला एनईपी से बात नहीं बनेगी ना। बच्चा स्कूल में सीख रहा है बट एट द एंड ऑफ द डे जाके वो सोसाइटी का पार्ट बन रहा है। सोसाइटी ऑन द अदर हैंड वहां पर रिकॉग्नाइज किस चीज को करती है, रिवॉर्ड किस चीज को करती है कि भैया अचीवमेंट्स क्या है ना, कि आपने क्लास में किस तरीके से परफॉर्म किया, एग्जामिनेशन स्कोर आपके क्या है। तो कॉम्पिटिटिव रैंकिंग्स या फिर आपकी जो कोचिंग कल्चर है वो तो सोसाइटी उसी को रिवॉर्ड कर रही है। बच्चा मान लो जैसे नीट या जेई की कोचिंग नहीं ले रहा तो सोसाइटी को लगता है अच्छा भैया बच्चा थोड़ा ढीला होगा, है ना, कि इसकी शायद इतना अच्छा पढ़ने में नहीं होगा इसलिए वो कोचिंग नहीं ले रहा होगा। इट माइट बी द रीजन कि भाई पेरेंट्स वहां पर वैल्यू कर रहे हैं कि भाई नहीं, हमें प्रेशर डालना ही नहीं, अपने आप जो सीखना होगा सीखेगा, टाइम लेके सीखेगा, कोई बात नहीं। सो दैट इज द पॉइंट जो हमें यहाँ पर समझना है ना। इट हैज टू बी द केस कि जहां पर हम एक उस प्रकार का इकोसिस्टम अगर बिल्ड करना चाहते हैं तो इट हैज टू बी फ्रॉम बोथ एंड्स, है ना। और कहीं ना कहीं सिस्टमैटिक कॉन्ट्रडिक्शन है ये, जिसको आप यहां पर हाईलाइट कर सकते हो। ऑलराइट, ठीक है जी। फिर लास्ट में आप क्या कहोगे कि डेफिनेटली कि हमें कुछ उसके बियॉन्ड भी और पॉइंट्स यहां पर रखने पड़ेंगे जिसके चलते हम अपने अकेले स्कूल सिस्टम के भरोसे ये काम नहीं कर सकते। तो आप थोड़ा सा अब वे फॉरवर्ड यहां पर देके अपने आंसर को
कंक्लूड करने की कोशिश करोगे। वे फॉरवर्ड में आपके कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे? पहला कि फैमिली एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी रोल प्ले करती है, तो इट हैज़ टू बी स्ट्रेंथन। पेरेंट्स हैव टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स, दे मस्ट बी अवेयर्ड अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स, कि पेरेंटल अवेयरनेस भी समय पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यहाँ पर बढ़ाई जाए। राइट। उसके अलावा कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि टीचर ट्रेनिंग भी यहाँ पर करवानी ज़रूरी है, कि सब कुछ हम कह देंगे भैया टीचर्स ही करेंगे, बट टीचर्स को ट्रेन करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, वो भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप डायरेक्टली इंटरनेशनल एग्जांपल यहाँ पर फिनलैंड की स्कूल एजुकेशन का बताओ, जिन्होंने रिमार्केबल तरीके से इस चीज़ को इंश्योर करने की कोशिश करी है। राइट। इवन जहाँ पर आप बच्चे का स्क्रीन एक्सपोजर कम करना चाहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया की लेजिस्लेशन को यहाँ पर कोट कर दीजिए कि उन्होंने अंडर दी पर्टिकुलर एज वहाँ पर सोशल मीडिया का जो यूसेज है कंप्लीटली उसको बैन करके रखा है। तो दैट इज हाउ यू कैन डेफिनेटली कोट योर पॉइंट्स। ऑलराइट, चलिए, तो आई होप सभी को पॉइंट यहाँ पर समझ में आ गया। ऑस्ट्रेलिया ने, हाँ, 2024 की लेजिस्लेशन है वो, है ना, जिस केस में वहाँ पर अंडर दी एजेस ऑफ 16 ईयर्स सोशल मीडिया का एक्सेस बंद करके रखा है। तो वैसा कुछ सिस्टम भैया यहाँ पर भी लाना पड़ेगा कि नहीं आप यूज कर सकते, बिल्कुल अलाउड नहीं है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करना। राइट। तो वो चीजें जब आएंगी तो डेफिनेटली ये कंसर्न्स भी हम यहाँ पर एड्रेस कर पाएंगे। तो आई होप सभी के लिए एक पॉइंट यहाँ पर बन गया। और एट द एंड आपको वे फॉरवर्ड में यही कहना है कि भैया जो इमोशनल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं या इमोशनल रेजिलियंस की जब हम बात करते हैं, इट इज़ नॉट समथिंग जो कि स्कूल्स ही करेंगे, बट स्कूल्स एक फर्स्ट इंस्टीट्यूशन, एक प्राइमरी इंस्टीट्यूशन बन सकता है इस प्रकार की कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करने का हमारे यूथ में। दैट इज़ वाई स्कूल विल प्ले अ वेरी फाउंडेशनल एंड फंडामेंटल रोल, एंड जिसमें एनईपी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। बट इन द लॉन्गर रन वी नीड अ कोलैबोरेटिव अप्रोच, जहाँ पर सोसाइटी, फैमिली, स्कूल सब लोग मिलकर काम करें, तभी जाके इस कंसर्न को हम यहाँ पर एड्रेस कर पाएंगे। ऑलराइट, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सवाल है। कंपैशन गिव्स पर्पस टू कॉम्पिटेंस व्हाइल कॉम्पिटेंस गिव्स इफेक्ट टू कंपैशन, इलिसिडेट विद सुटेबल एग्जांपल्स फ्रॉम सिविल सर्विस। दो टर्म्स बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, कंपैशन और कॉम्पिटेंस की। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, समझिए, और अपना जो भी आपको आंसर लगता है, जिस तरीके से आप स्ट्रक्चराइज करना चाहते हैं, वो स्ट्रक्चराइज कीजिए। देन विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑलराइट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑल द बेस्ट।
ऑलराइट, तो आई थिंक सभी ने इस क्वेश्चन को आंसर कर लिया होगा. नाउ लेट्स डिस्कस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो यहाँ पर अब हम वही ड्रिल कंटिन्यू करेंगे. यू विल आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स कंपैशन एंड कॉम्पिटेंस, राइट. अब अगर आप देखोगे तो इसका ना हमने थोड़ा बहुत एक ब्रॉडर वर्जन में एक और क्वेश्चन आंसर कर लिया है, EQ और IQ वाला, राइट. तो वही थोड़ी बहुत यहाँ पर बातें हैं कि कॉम्पिटेंस और कंपैशन दोनों ही एक दूसरे के लिए जरूरी है, जिसमें कह रहे हैं कंपैशन गिव्स पर्पस टू कॉम्पिटेंस, कि अगर कॉम्पिटेंस रहेगी तो कंपैशन के थ्रू आपको एक पर्पस मिलेगा. एंड वाइल कॉम्पिटेंस गिव्स इफेक्ट टू कंपैशन, कि अगर आपके अंदर कंपैशन होगा तो उस केस में कॉम्पिटेंस के थ्रू आप एक नया काम वहां पर कर पाएंगे, राइट. तो दैट इज द पॉइंट जो कि यहाँ पर दिया गया. कॉम्पिटेंसी है, कंपैशन आपको एक नया पर्पस देता है कि हाँ जी आप ये नया काम कीजिए. वैसे ही वाइल कॉम्पिटेंस गिव्स इफेक्ट टू कंपैशन, कि जहां पर कंपैशन को आप और आगे जाके लीड कर सकते हो, राइट. अब इसमें कह रहे हैं इलिसिटेट विद सुटेबल एग्जांपल्स फ्रॉम द सिविल सर्विसेज और द पब्लिक सर्विस. अब इसको थोड़ा समझते हैं. तो अगेन द इंट्रोडक्शन विल बी हाउ, कि जहां पर हम इन दोनों टर्म्स के बारे में जिक्र करेंगे, कंपैशन को भी बताएंगे एंड कॉम्पिटेंस को भी यहां पर बताएंगे. कंपैशन केस में हम कहेंगे कि भैया एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज अदर पीपल सफरिंग एंड विलिंगनेस टू एलिविएट इट, है ना. सिर्फ रिकॉग्नाइज नहीं करना, फिर उसके लिए आपको एक्ट्स भी रखने, राइट. ऑन द अदर हैंड कॉम्पिटेंस आपकी एक नॉलेज बेस्ड एबिलिटी है ना, कि आपके अंदर कितनी एफिशिएंसी है, किस प्रकार का स्किल है ना, जो कि आप अपनी ड्यूटीज को इफेक्टिवली पूरा कर सकें. वो आपकी कॉम्पिटेंस, हम कहते हैं ना कि फलाने बंदे की इतनी कॉम्पिटेंस है, तो कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है कि भैया उसके अंदर वो स्किल सेट है ताकि वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से पूरा कर सके, राइट. अब यहाँ पर वो बिल्कुल सही तरीके से आप कह दीजिए कि स्टेटमेंट इज करेक्टली हाईलाइटिंग दैट रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ दीज टर्म्स, है ना, कि जहां पर कंपैशन प्रोवाइड्स मॉरल पर्पस पब्लिक सर्विस के लिए, एंड कॉम्पिटेंस ऑन द अदर हैंड इट ट्रांसफॉर्म्स दैट मॉरल इंटेंट टू टेंजिबल आउटकम्स. अगेन आई रिपीट, कंपैशन के थ्रू आपको एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव मिलेगा कि हाँ जी मुझे मैंने अपने लेट्स से मॉरल पर्पस यहां पर मिलेगा आपको पब्लिक सर्विस करने का, और कंपिटेंस बेसिकली उसी मॉरल इंटेंट को आउटकम्स में कन्वर्ट करके दिखाएगा, राइट. तो दोनों के बीच में ही एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप होना जरूरी है, एंड इन दोनों वर्च्यूज का होना जरूरी है, और आइसोलेशन में तो नहीं कि अच्छा किसी में कहेंगे भैया किसी में कॉम्पिटेंस ज्यादा और कंपैशन नहीं है, वो भी फायदेमंद नहीं, किसी में कॉम्पिटेंस कम है और कंपैशन ज्यादा है, वो भी फायदेमंद नहीं है, राइट. तो वही पॉइंट अब हम यहाँ पर अपने आंसर में आगे बताएंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा, आई होप सभी को समझ में आ गया हो कि दोनों के बीच का एक्सप्लेनेशन कैसे करना है, कैसे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है. देन द मेजर पॉइंट अबाउट द बॉडी, सबसे पहला हमारा पॉइंट यहाँ पर क्या रहेगा, यही कंपैशन गिव्स पर्पस टू कॉम्पिटेंस. अब इस पर्टिकुलर पॉइंट में आप क्या क्या लिखोगे, इफ यू थिंक अबाउट इट, तो कहीं ना कहीं कंपैशन गिव्स पर्पस टू कॉम्पिटेंस, कि टेक्निकल आपका जो भी एक्सीलेंस रहेगा, टेक्निकल एक्सीलेंस आप जितना अच्छा रखो, स्किल सेट आप जितना अच्छा रखो, बट अगर उसको हमने डिटैच कर दिया ना ह्यूमन वेलफेयर से, तो उसके रिजल्ट्स नहीं आने वाले. वो सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस बन जाएगी, एंड इवन बहुत एक एक्सक्लूजनरी प्रोसेस बन जाएगी, जिसमें आपके जो काम का बेनिफिट लोगों को मिल सकता है बहुत लिमिटेड लोगों को मिलेगा, बहुत सारे लोग तो बाहर हो जाएंगे, राइट. दैट इज वाई कंपैशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्च्यू. किस तरीके से, पब्लिक सर्विस का पॉइंट यही है, सीधा पहला पॉइंट आप ये रखिए दैट पब्लिक सर्विस एग्जिस्ट्स टू सर्व पीपल, है कि नहीं. सिर्फ टारगेट्स अचीव नहीं करने, हमें तो यहाँ पर जनता की सेवा करनी है. तो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भैया स्कीम्स को इंप्लीमेंट करना जरूरी नहीं है, बट उस स्कीम की इंप्लीमेंटेशन के चलते जनता को उसका बेनिफिट मिले, वो यहाँ पर लेकर आना है. मतलब टारगेट स्टेटिस्टिक्स का नहीं होना चाहिए, टारगेट सिटीजंस का होना चाहिए, राइट. एग्जाम्पल तौर पर लिख लो कि भैया कोई वैक्सीनेशन ड्राइव है, उस वैक्सीनेशन ड्राइव के दौरान हमें उस प्रकार का अच्छा रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा था, एंड हाँ चलो ये कह लेते हैं कि वैक्सीनेशन ड्राइव है, वैक्सीनेशन ड्राइव के समय पर 95% हमने कवरेज कर ली, राइट. तो भैया बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो 95% कवरेज होगी. बट अगर जो कवरेज यहाँ पर रही है वो रही है डिसेबल्ड लोगों की, ट्राइबल लोगों की, या दूर दराज के रिमोट एरिया वाले लोगों की, तो एक्चुअली वैक्सीनेशन ड्राइव टेक्निकली तो सक्सेसफुल हो गई, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर उस समय पर वहां पर एक्सक्लूजन हो गया, है ना, एंड उस समय पर इन लोगों को हम कवर नहीं कर पाए, तो उस ड्राइव का फिर फायदा ही क्या हुआ, वो तो एक्सक्लूजनरी प्रोसेस बन गया ना वहां पर. दैट इज अ कंपैशन रहेगा, तो आप इन सभी चीजों को
इंक्लूड करने के लिए हर एक संभव प्रयास यहाँ पर डालोगे। उसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि समझना जरूरी है, दैट एफिशिएंसी विदाउट कंपैशन, कि अगर सिर्फ एफिशिएंसी होगी एंड विदाउट कंपैशन अगर हम इस चीज को यहां पर डील करते हैं तो उसके चलते सिर्फ और सिर्फ हम क्या देखेंगे कि इट विल अंडरमाइन ह्यूमन डिग्निटी। अब इस केस में आप किसे कोट कर सकते हैं, यहां पर आप कोट कर सकते हैं फ्रेडरिक टेलर को, उनकी जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की स्टडी थी। साइंटिफिक मैनेजमेंट की स्टडी थी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन को एज अ मशीन ट्रीट किया, और उसका एक मेजर क्रिटिसिज्म क्या आया कि भैया अगर ह्यूमन सिर्फ और सिर्फ मशीन के तरीके से काम करें कि फैक्ट्री आया और बस काम किया, तो कहीं ना कहीं एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद एलियनेशन होना शुरू हो जाएगा और उनकी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो जाएगी। और जिस चीज़ के लिए ये प्रिंसिपल यहाँ पर या ये स्टडी यहाँ पर की गई थी साइंटिफिक मैनेजमेंट की कि मैक्सिमाइज करनी है इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी, वो बाय डिफॉल्ट उसी को कॉन्ट्राडिक्ट करने शुरू कर देगी। तो पॉइंट यहाँ पर क्या था कि फ्रेडरिक टेलर की स्टडी ने कहा कि भैया ह्यूमंस को मशीन की तरह यूज करो कि आओ काम करो और जाओ, दैट्स इट, कोई इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना है, सब कुछ अपना अपना काम करेंगे, सभी का वर्क प्री डिसाइड रहेगा, तभी मैक्सिमम एफिशिएंसी यहां पर अचीव हो पाएगी, राइट। अब पॉइंट उनका सही है, बट उन्होंने बाद में कॉन्सिक्वेंस में क्या देखने को मिला कि जब लोगों ने आपस में बात करना ही बंद कर दी, वर्कर्स ने आपस में बात करना ही बंद कर दी, तो एलिनेशन होना शुरू लग पड़ा। एलिनेशन होने की वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी डाउन चलेगी, एंड द वेरी ओन कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया गया, जो पर्पस था, वो भी यहाँ पर डिफीट होना शुरू हो गया। एंड इवन सुसाइड्स, बहुत सारे फैमिली इश्यूज, सारी चीजें यहाँ पर बढ़नी शुरू होगी, राइट। फिर उसके बाद आप बता दोगे यहाँ पर कि भैया कंपैशन के चलते वो अलाइन करता है एडमिनिस्ट्रेशन को विद कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। विद कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी किस तरीके से अलाइन करता है कि भैया कंपैशन रहेगा तो उस प्रकार से अपना काम अच्छे से कर पाओगे, पैरेटाइज करोगे वल्नरेबल सेक्शंस को, राइट। सिंपल सा पॉइंट यहाँ पर यही है। या जिन लोगों के बारे में इतना नहीं सोच, जैसे आप किरण बेदी जी का यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हो कि उनके जो रिफॉर्म्स वहां पर लाए गए है ना, तिहाड़ जेल वाले जो रिफॉर्म्स थे, उसमें यही है ना कि भैया जिनके बारे में कोई नहीं सोच रहा, आपको उनके बारे में भी सोचना है, राइट। आपको उनको भी यहाँ पर रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है जी। तो आपने पैशन के केस में पॉइंट्स यहाँ पर हाईलाइट कर दिए। फिर आप डायरेक्टली किस पे आएंगे, कॉम्पिटेंस पे आएंगे कि भैया फिर क्यों यहाँ पर कॉम्पिटेंस भी जरूरी है, क्यों कॉम्पिटेंस के चलते हमारा कंपैशन आगे जाके लेट्स से अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो गुड इंटेंशंस अलोन कैन नॉट सॉल्व पब्लिक प्रॉब्लम्स, है ना। सिर्फ और सिर्फ अच्छे इंटेंशन होना, कंपैशन होना आपके पब्लिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएगा। आपको वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी भी यहाँ पर रखनी पड़ पाएंगी, जैसे कि कंपैशन रिक्वायर्स एफिशिएंट डिलीवरी सिस्टम्स। इसमें हम बेसिकली क्या मेंशन करेंगे, व्हाट विल बी मेंशन इन दिस, कि भाई जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं कि अगर हमें उस प्रकार का एक इनिशिएटिव लेना है ताकि लोगों को जो भी सोशल वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू बेनिफिट्स मिलते हैं वो उन तक पहुंच सकें बिना किसी लीकेजेस के, है ना, कि मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसे हो गया, डीबीटी यहां पर हो गया। तो डीबीटी बनाया गया था, ऑब्जेक्टिव क्या था डीबीटी का, कि भैया लोगों के जो बहुत सारे डिजायरेबल या जो जो इंटेंडेड बेनिफिट्स है, नॉट डिजायरेबल बट जो जो इंटेंडेड बेनिफिट्स हैं जो उनको मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते। क्यों नहीं मिल पाते, बिकॉज बीच में बहुत सारे लोग बैठे हैं जो कि उनका पैसा खाते हैं, लीकेजेस हो जाती हैं। अब कंपैशन था कि उन तक पहुंचना चाहिए, बट अब उस कंपैशन को आगे जाके फाइनल रिजल्ट में लाने के लिए कॉम्पिटेंस वहां पर जीती, जहां पर डीबीटी का सिस्टम बनाया गया, आधार लिंकेजेस का सिस्टम बनाया गया, लोगों के अकाउंट्स खोले गए, तब जाके फिर उस प्रकार से हम इस कंसर्न को एड्रेस कर पाए, राइट। उसके अलावा स्केल अगर अचीव करना है तो भैया उस चीज के लिए आपको कॉम्पिटेंस तो चाहिए होगी। बिना स्केल, बिना कॉम्पिटेंस के तो हम उसमें काम कर ही नहीं पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंस यहाँ पर चाहिए होगी। अब इस केस में अगर हम बात करें, जैसे डॉक्टर देवी शेट्टी के बारे में अगर हम बात करें, सो डॉक्टर साहब वाज ऑफ द पर्सपेक्टिव कि भैया मुझे
अफोर्डेबल हेल्थ केयर गरीब तक लेकर जानी है ना, बिल्कुल अच्छी बात है। मतलब ये ही इज द फाउंडर ऑफ नारायणा हेल्थ, राइट। इन्होंने नारायणा हेल्थ यहाँ पर फाउंड किया, ऑब्जेक्टिव यहाँ पर इनका था कि भैया मुझे अफोर्डेबल हेल्थ केयर, खासकर कार्डियक हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बना के गरीब लोगों तक लेके जानी है, राइट। दैट वाज हिज कंपैशन। बट नाउ व्हेन द कॉम्पिटेंस केम इनटू द बिंग, है ना, कि जहां पर उनकी जो कॉम्पिटेंस थी इन डिजाइनिंग हाई वॉल्यूम लो कॉस्ट हॉस्पिटल सिस्टम्स, तब जाके वो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर पूरा कर पाए, तब जाके वो काम वहां पर कर पाए, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट क्राइसिस मैनेजमेंट में आप डेफिनेटली चाहोगे लोगों की हेल्प करना, बट क्राइसिस मैनेजमेंट में फिर आपकी कॉम्पिटेंस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। किस समय पर किस प्रकार की आपको पब्लिक डिलीवरी यहाँ पर, पब्लिक सर्विस डिलीवरी यहाँ पर करनी है। जैसे कोविड-19 के समय पर कंपैशन कंसर्न जो रहेगा माइग्रेंट वर्कर्स का, सिर्फ वही वहां पर उनके कंसर्न को एड्रेस नहीं कर पाएगा, आपको वहां पर कॉम्पिटेंसी भी दिखानी पड़ेगी, कैसे कोऑर्डिनेट करना है ट्रांसपोर्टेशन के बीच में, फूड सप्लाई के बीच में। तो उस तरीके से आप यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं। दैट मीन्स इन दोनों की ही यहाँ पर रिक्वायरमेंट है और उन दोनों के ही बिना यहाँ पर बात नहीं बन पाएगी। और एफिशिएंट एग्जांपल्स में आपके पास किरण बेदी का एग्जांपल है, रिफॉर्मेशन ऑफ तिहाड़ जेल, उसके अलावा आपके पास कैलाश सत्यार्थी का एग्जांपल यहाँ पर अवेलेबल है, राइट। कैलाश सत्यार्थी का यहाँ पर एग्जांपल अवेलेबल है ना। तो ये एग्जांपल्स आप डेफिनेटली अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं। एंड व्हाई पब्लिक सर्विस रिक्वायर्स बोथ, बिकॉज अगेन दोनों की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है, तभी जाके वो पब्लिक सर्विस डिलीवरी के मैक्सिमम रिजल्ट्स यहाँ पर आ सकते हैं। एंड इवन आप ये भी कह सकते हो कि भैया यूपीएससी भी वैसे ही टेस्ट करती है ना, प्रीलिम्स और बाकी जो जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शन सब्जेक्ट है, वहां पर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस टेस्ट कर रही है। GS4 पर्सनैलिटी टेस्ट के थ्रू वहां पर वो कंपैशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगी, भैया व्यक्ति कितना कंपैशनेट है टू मेक अ change in this. So that is why compassion and competence are not competing virtues but complementing virtues, जहां पर वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एंड कहीं ना कहीं कंपैशन और कॉम्पिटेंस के मिलन, इनके कंबाइंड प्रैक्टिस के थ्रू ही एक एफिशिएंट पब्लिक डिलीवरी सिस्टम मेंटेन किया जा सकता है। तो आई होप आप सभी को जितने भी हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए उनकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी उन कॉन्सेप्ट्स के अराउंड, उन थीम्स के अराउंड। एंड मेक श्योर कि बाकी जितने भी क्वेश्चंस आपको उस डॉक्यूमेंट में दिए गए, अगेन सिविल्स विद आकाश टेलीग्राम चैनल पे जो डॉक्यूमेंट अपलोड होता है, इसमें PYQs एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस आते हैं, तो प्रोबेबल क्वेश्चंस को जाके टेस्ट करो, लिखो, प्रैक्टिस करो, तब जाके आपका एक एफिशिएंट आंसर राइटिंग मैकेनिज्म वहां पर बिल्ड हो पाएगा। मिलते हैं अगले सेशंस में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।